छत्तीसगढ़ में बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर जारी सस्पेंस खत्म हो चुका है। साय कैबिनेट के 9 मंत्रियों ने आज शपथ ली। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने सभी मंत्रियों को शपथ दिलवाई। जिस तरह से साय कैबिनेट में मंत्रियों को जगह दी गई है, माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी वर्गों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। साय कैबिनेट में संभागों के साथ ही हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश है। साय कैबिनेट में कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेता केदार कश्यप, दयालदास बघेल के साथ ही नए चेहरों में लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा को जगह मिली। वर्गवार समीकरण को देखें तो एक सामान्य, एक एससी, 5 ओबीसी, 2 एसटी वर्ग को जगह मिली है। भाजपा का दावा है कि बेहद संतुलित टीम बनी है, जो टीम छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी। एक विकसित छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक खुशहाल छत्तीसगढ़ का ये मंत्रिमंडल है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के इच्छा और आकांक्षाओं को हम सब मिलकर पूरा करें। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। मोदी की गारंटी जन जन तक पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। वही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि 3 दिसंबर को जनादेश मिलने के बाद बड़ी मुश्किल से सरकार का गठन हुआ। अनुभवी नेताओं को छोड़ दिया गया। बीजेपी में इससे बड़ी उपेक्षा नहीं हो सकती। बीजेपी की सरकार में कोई संतुलन नहीं है। पूरी सरकार असंतुलित हो चुकी है। 3 तारीख को जनादेश मिलने के बाद लगभग 20 दिनों से अधिक होने के बाद आज बड़ा मुश्किल से सरकार गठन हुआ और बड़े बड़े अनुभवी नेताओं को छोड़ दिया गया। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में इससे बड़ा उपेक्षा कुछ हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी संतुलन नहीं है, बल्कि पूरी सरकार असंतुलित हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल को लेकर स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है। मुख्यमंत्री के साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री और 9 मंत्री कैबिनेट में शामिल रहेंगे। इसके साथ ही एक मंत्री को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अब देखना होगा इन मंत्रियों को कौन कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। साय के नवरत्न छत्तीसगढ़ में कैबिनेट को लेकर जो सस्पेंस जारी था, जो इंतजार मुख्यमंत्री के बाद मंत्रिमंडल का किया जा रहा था, वो आज खत्म हो गया है। आज राजभवन में साय कैबिनेट के 9 मंत्रियों ने शपथ ली। फिलहाल विभाग को लेकर अब भी सस्पेंस जारी है। हालांकि विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा चुकी है। माना जा रहा है कि जल्द ही सभी मंत्रियों में विभाग का बंटवारा भी हो जाएगा। हालांकि जिस तरह की तस्वीरें आज मंत्रिमंडल को देखने को मिली है, उसमें एक क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को देखा जाए तो हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी साधती हुई नजर आ रही है। बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर सस्पेंस जारी था। लगातार कई दिनों से ये विपक्ष की ओर से भी आरोप लगाए जा रहे थे कि ये जो लेट लतीफी हो रही है, असंतुलन भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहा है, खींचतान चल रही है, आपस में बन नहीं रही है। क्योंकि कई वरिष्ठ नेता इस बार विधानसभा चुनाव लड़े थे, जिन्हें माना जा रहा था कि मंत्री पद दिया जा सकता है। लेकिन जो कैबिनेट सामने आई है साय की, जो साय के नवरत्न जो सामने आए हैं, वो मिले जुले हैं। नए चेहरे भी हैं, पुराने चेहरे भी है, लेकिन जो दिग्गज है वो अभी भी ये सवाल उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे उन्हें एडजस्ट करेगी। दिग्गजों की बात की जाए, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक, कई ऐसे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी की पहली फहरिस्त के नाम है, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। 2 डेप्यूटी सीएम बनाए गए, विजय शर्मा, अरुण शाह, उसी के साथ बृजमोहन अग्रवाल को कैबिनेट में जगह दी गई। लेकिन अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, ये ऐसे नाम हैं जो माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में एक बड़ा हाथ इन दिग्गजों का रहा है। अब सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी इन्हें कैसे एडजस्ट करेगी। वहीं आगे लोकसभा चुनाव भी है और ये माना जा रहा है लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये जो मंत्रिमंडल हमारे सामने आया है, क्षेत्रीय जाति समीकरणों को साधा गया है, हर वर्ग को साधा गया है। जो राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई है, जिस तरह से साय कैबिनेट में मंत्री को जगह दी गई, माना जा रहा है
कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी वर्गों को साधने की यहां पर पूरी कोशिश की गई है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते गुहार के मुख्य पॉइंट्स क्या है। कितने नायाब है साय के नवरत्न, कैबिनेट विस्तार से कितना सधे समीकरण, क्या लोकसभा चुनाव के लिए है कैबिनेट, कांग्रेस को क्यों असंतुलित दिख रही सरकार। तो साय कैबिनेट में कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, दयालदास बघेल के साथ ही नए चेहरों में अगर बात की जाए तो लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा जिनको जगह मिली है। मिला जुला कैबिनेट दिखा है, वर्गवार समीकरण साधे गए, क्षेत्रीय जातीय दोनों। इसी पर चर्चा करने वाले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से रुपेश दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से अशोक बजाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे अनिरुद्ध दुबे जी। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है IND24 में। अशोक जी, सबसे पहला सवाल, लंबे समय से इंतजार था मंत्रिमंडल का, वो हमारे सामने हो गया है, सस्पेंस खत्म हो गया है, लेकिन जो मंत्रिमंडल है, देखिए तस्वीरें ऊपर की ओर से तो क्षेत्रीय जाति सभी समीकरण आपने साध लिए। यहाँ पर नयों के साथ पुरानों को भी जगह दी गई है, लेकिन वरिष्ठों की बात की जाए, दिग्गजों की बात की जाए, एक बड़ी पीढ़ी इस कैबिनेट में नजर नहीं आ रही है। अजय चंद्राकर की बात करूं, राजेश मूणत की बात करूं, धर्मलाल कौशिक, ये ऐसे तमाम बड़े चेहरे हैं, कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, माननीय विष्णुदेव साय जी का जो नया मंत्रिमंडल है, सभी दृष्टि से सोच विचार के काफी मंथन के बाद आज जारी हुआ है। आप लोग बहुत ऐसा लग रहा था कि कई महीने लग जाएंगे बनाने में, ऐसा मीडिया वाले प्रचार कर रहे थे, लेकिन देखिए अभी जो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ में ही मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, और छत्तीसगढ़ में बहुत ही सामाजिक, भौगोलिक और अन्य प्रकार के वर्ग का समावेश करके हमारे सब जो हमारे मंत्री हैं, नए मंत्रिमंडल के सदस्यगण हैं, ये सभी शिक्षित हैं, अनुभवी हैं और राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में सबको काम करने का बड़ा लंबा अनुभव है। तो नया मंत्रिमंडल आने वाले समय में मोदी की गारंटी को लागू करेगा, धरातल में उतारेगा। ये आप देखते जाइए कैसे ये सरकार काम करेगी। और आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण होते ही पहले ही घंटे में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, और हमारी जो नए मंत्रिमंडल है वो अपने काम में लग गया है। सबको प्राथमिकताएं बता दी गई हैं। वैसे भी सबको मालूम है कि हमको क्या प्राथमिकता तय करनी है। हमारे अपने घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में हमने लोगों को बहुत सारे वादे किए हैं। जनता को हमसे काफी उम्मीदें हैं, और सब लोग चाहते हैं कि सरकार तेजी से काम करे, अच्छा काम करे, और पिछले सरकार से बेहतर काम करे। ये जनता की आकांक्षा है, और इस आकांक्षा में हम खरा उतरेंगे। ठीक है, सभी वर्ग को आपने साध लिया, क्षेत्रीय, जातीय, हर तरह के समीकरण इस मंत्रिमंडल में सधते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि और तस्वीरें हमारे सामने। लेकिन अगर वरिष्ठ नेताओं की बात की जाए, जैसे कि जो नाम है अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, महेश गागरा, धर्मलाल कौशिक, ये सब वो दिग्गज नेता है, वो चेहरा। अजय चंद्राकर पिछले 5 साल जब विपक्ष में रहे तो एक मुखर वक्ता के रूप में उनकी छवि हमें दिखाई दी, सदन से लेकर सड़क से लेकर एक मुखर वक्ता के रूप में सरकार को घेरते हुए नजर आए। उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, तो कहां पर एडजस्ट किया जाएगा? क्या इसको लेकर भी एक अलग रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई हुई है? देखिए, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और वे अपने विशेषाधिकार का प्रयोग विभिन्न विषय विशेषज्ञों से, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके तय करते हैं। अब इसमें आपको भी अगर ये गठन का काम दे दिया जाता तो कुछ तो छूटते ना, क्योंकि एक सीमा है। मंत्रिमंडल 13 लोगों का ही होगा, और 13 लोगों का मंत्रिमंडल जो बनाया गया है, इसमें अभी एक पद रिक्त है, और उसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा
ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता की उपयोगिता है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबको उनकी योग्यता, क्षमता, अनुभव के हिसाब से अब सबको काम दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि एक विधायक हमारे किरण देव जी, उनको कल ही प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अन्य विधायक जो और भी सक्षम हैं और उनका जो अनुभव है उसके हिसाब से सबको काम पर लगाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उपयोगी है। ठीक है रुपेश जी, जिस तरह के आरोप कांग्रेस की ओर से, विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं कि असंतुलित नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, दिग्गजों को जगह नहीं दी गई। अशोक जी का कहना है कि सबके अनुभव का उपयोग होगा, हर किसी को एक अपनी जिम्मेदारी दी जाएगी। ये जो नया नवाचार देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी में, एक पूरा नया नेतृत्व है आपके सामने, क्या चुनौती बनेगा? जी नमस्कार जी, देखिए छत्तीसगढ़ में जनादेश के बाद भाजपा का जो स्थिति है वो पराधीन सपने हूं सुख नाही। माने ये अपने केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे बैठे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता से जो गारंटी की बात किए हैं उस पे अमल करना ये भूल गए हैं। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान और 31 रुपए का जो नगद भुगतान करने का ग्राम पंचायत स्तर पर ये खोलने की बात किए हैं काउंटर, आज तक उसमें कोई स्थिति या किसी भी प्रकार की स्पष्ट परिणति जो भाजपा की है वो समझ में नहीं आ रही है। और देखिए जिस प्रकार से महिला आरक्षण की बात करते हैं, ना ही इन्होंने टिकट में महिला आरक्षण की बात करी और अभी मंत्रिमंडल में भी एकमात्र महिला को लेकर के इनकी सोच, चाल, चरित्र और चेहरा भाजपा का स्पष्ट दिख रहा है। इनकी सोच कहीं भी छत्तीसगढ़ के विकास के प्रति नहीं है। अभी कल तक ये बोलते थे, एक मुख्यमंत्री चयन करने में इन्हें 3 पर्यवेक्षक भेजने पड़े, 7 दिन के बाद ये मुख्यमंत्री चयन कर पाए, 10 दिन के बाद ये मंत्रिमंडल बना पा रहे हैं, उसमें भी आधी अधूरी मंत्रिमंडल, 1 पद रिक्त रखे हुए हैं। कल के दिन में ये बोलेंगे किसी चीज पे निर्णय लेना है, किसी गारंटी पे निर्णय लेना है तो ये कहेंगे कि हमारा मंत्रिमंडल गठन होने दो, शपथ लेने दो। आज तक मंत्रिमंडल इतना विलंब से गठन होने के बाद भी विभाग का बंटवारा नहीं होना भाजपा का नेतृत्व संकट का प्रमाण है और छत्तीसगढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका अपमान भाजपा निरंतर कर रही है। ठीक है अनिरुद्ध जी, जिस तरह आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तमाम नाम हमारे सामने है, मिला जुला ये कैबिनेट नजर आ रहा है, नए चेहरे हैं, पुराने चेहरे हैं, हर वर्ग को साध लिया है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए प्रीशिता जी, सोशल इंजीनियरिंग राजनीति में पिछले कुछ सालों से शब्द बहुत चला हुआ है जी, उसका विशेष ध्यान रखा गया। और दूसरी बात, अभी पूरे राष्ट्रीय स्तर की राजनीति जो है ओबीसी वाले मामले में घूमी हुई है। कांग्रेस का तो जो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के समय में घोषणा पत्र था तो वहां पे ये था कि जातिगत जनगणना कराएंगे, उनका एक जो है मैनिफेस्टो में जो है एक बिंदु ये भी था, सारी चीजें थी। और इसको ध्यान में रखते हुए भी जो है सर्वाधिक, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, 6 मंत्री जो हैं ओबीसी से लिए गए। अभी जो गठन हुआ है सरकार का, 6 ओबीसी से लिए गए हैं और सामान्य 2 हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी और विजय शर्मा जी। बृजमोहन अग्रवाल जी बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री हैं। और आदिवासी की बात करें तो 3 जो है आदिवासी हैं, मंत्री हैं। तो इस तरीके से जो है सोशल इंजीनियरिंग का विशेष ध्यान रखा गया है। और जहां तक कि अभी जो है बजाज जी की बात मैं सुन रहा था तो बजाज जी ने कहा कि जो है सरकार काम में लग गई है, मंत्री काम में लग गए हैं। मैं जहां तक समझ में मैं पा रहा हूं कि अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और उप मुख्यमंत्री द्वय अरुण साव जी और विजय शर्मा जी जो हैं वो जो है काम में निश्चित रूप से लग गए और लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। लेकिन आज जो बाकी मंत्रियों ने जो राजभवन में शपथ ली, जब तक उनका जो है कार्य विभाजन नहीं हो जाता या जब तक उनके विभागों का बंटवारा नहीं हो जाता तो शायद उनको अभी वक्त लगेगा। वो मिनटों में हो सकता है, घंटों में हो सकता है और दिन में भी हो सकता है। मैं रुपेश जी की भी बात सुन रहा था, रुपेश दुबे जी की, कि उन्होंने कहा कि 1 महिला मंत्री बनाए हैं। तो देखिए क्या है, पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें भी महिला मंत्री एक ही थी, अनिला भेड़िया जी। और ये जरूर है कि अभी जो है यहां तक कि मुख्यमंत्री के लिए जो नाम चला हुआ था तो ये चला था कि रेणुका सिंह जी बन सकती हैं, गोमती साय जी बन सकती हैं, लता उसेंडी जी बन सकती हैं। और ये तीनों जो है बहुत अनुभवी और वरिष्ठ हैं। रेणुका सिंह जी तो केंद्र सरकार में मंत्री रही
और लता उसेंडी जी जो छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री रही, गोमती साई जी वरिष्ठ सांसद रही, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जो अभी प्रयोग के तौर पे जो प्रयोग का जो नुस्खा आजमा रही है, मतलब ये कि संगठन से लेके केंद्र से लेके प्रदेशों तक में तो कब क्या क्या चमत्कार कर जाए ये नहीं जाना जाता। तो यही कारण है कि उन्होंने जो महिला मंत्री जो रखा है, तो महिला मंत्री जो एक महिला मंत्री रखा है तो वो भी बिल्कुल फ्रेश चेहरा लाया है और इसलिए बहुत सारी जो है चर्चाओं का दौर बिल्कुल चल अनुज जी, रहा एक सवाल लेकिन ये है कि अभी तक जो हमने तस्वीरें देखी है चुनाव प्रचार से लेके परिणाम आने से लेके मंत्रिमंडल गठन की छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी नए प्रयोग करती नजर आ रही है। टिकट वितरण में हमने देखा, उसके बाद जिस रणनीति के साथ प्रचार प्रसार किया गया, केंद्रीय नेतृत्व मैदान में था, उसके बाद मुख्यमंत्री का चयन हुआ और अब इसी तरह कैबिनेट के जो नाम है वो हमारे सामने आया। नए प्रयोग अब तक सफल हुए हैं, लेकिन ये जो प्रयोग किया है कैबिनेट, ये अगले 5 साल यही रहने वाला है, तो ये कितना सफल होगा, ये कैसे देखते, क्योंकि नए चेहरों पर जो पहली बार विधायक बने उन्हें मंत्री पद दे दिया गया है। देखिए प्रीशिता जी, भारतीय जनता पार्टी जो है काडर बेस्ड पार्टी है, मतलब उसमें कितनी भी देखिए क्या है कि उम्मीदें तो हैं, मतलब कितने बड़े नाम रुक गए, अजय चंद्राकर जी, अमर अग्रवाल जी, राजेश मूणत जी, धर्मलाल कौशिक जी, लता उसेंडी जी, विक्रम उसेंडी जी, ये सारे बड़े नाम हैं जो मैं ले रहा हूं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मन में एक टिस सी तो उठती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यही एक खासियत है कि जो वहां पे जो एक तो अनुशासन और दूसरा जो है उसमें कोई भी जो बड़ा नेता ऐसा खुलकर जो है मीडिया के सामने आकर जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता। दर्द किसे नहीं होगा, अगर कहीं मैं और आप भी राजनीति के क्षेत्र में रहें और अगर कहीं जो है राजनीतिक लंबा सफर तय करने तो हम आपको और मुझे भी उम्मीद रहेगी, तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। लेकिन आप ये देखिए, एक टंकराम वर्मा जो बलौदाबाजार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी जी के खिलाफ उन्होंने लड़ा चुनाव और जीते, तो उनकी उपयोगिता कैसे समझोगी भारतीय जनता पार्टी, उसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। टंकराम वर्मा जी पहले सांसद रहे और केंद्र सरकार में मंत्री रहे, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, रमेश बैस जी के पीए रहे। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ शासन के जो है मंत्री रहे केदार कश्यप जी अभी फिर मंत्री बने हैं अभी इसमें, उनके भी किसी समय में पीए रहे। तो जब एक पीए जो है ऐसा जो मंत्री और कोई वरिष्ठ जो है दिग्गज नेताओं के साथ सफर करता चलता है तो बहुत सारी चीजें जो है व्यावहारिक चीजें अपने आप समझ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और अभी विधानसभा में मेरी जो है पहले दिन मुलाकात भी हुई थी टंकराम वर्मा जी से, तो जहां तक कि मैं उनका आकलन कर पा रहा हूं तो वो अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकते हैं और ऐसी ही विशेषताएं और भी जो नए लोग चुनकर आए हैं उनके साथ कुछ ना कुछ है। तो सभी के अनुभव का यहाँ पर उपयोग करेगी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। अशोक जी, क्षेत्रीय जातीय सभी समीकरणों को साध कर ये आपने एजेंडा फिक्स कर दिया है कि लोकसभा चुनाव को आपने साध लिया है? देखिए, अभी तो हमारी प्राथमिकताएं हैं किसानों, नौजवानों, महिलाओं के लिए जो हमने वादे किए हैं उनको हमने पूरा करना है। 2024 ये हमारे एजेंडे में है ही है। इसके अलावा 2028 के चुनाव में भी हम 54 से ज्यादा सीटें लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़े, भारतीय जनता पार्टी पर मतदाताओं का भरोसा हो, इस दृष्टि से काम होगा। और ये देख लीजिए, बिंदुवार हमारे घोषणा पत्र है, हमारे जो वादे हैं उनको पूरा करने के लिए योजना सरकार ने बना दी है और सभी वादे निश्चित रूप से पूरे होंगे। ये अलग बात है कि इन्होंने खजाना पूरी तरह खाली कर दिया, माइनस में है खजाना। 91,000 करोड़ का कर्जा है। अब इतना लंबा कर्जा 5 साल में इन्होंने 50,000 करोड़ का कर्जा कर दिया। अब इस छोटी मोटी बात है क्या? तो 50 करोड़ का, तो कुल मिलाकर इन्होंने कर्ज में डुबो दिया और विकास नहीं किया। अगर विकास करते, कर्ज भी होता तो चलो कोई बात नहीं थी, लेकिन विकास कहीं दिखता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में हमने सड़क बनाए, पुल पुलिया बनाए, एनीकट बनाए, हमने निर्मला घाट बनाए, मुक्ति धाम बनाए, आंगनबाड़ी भवन, स्कूल भवन, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की धारा बही। आप जहां भी जाएं, जिस गांव में जाएं, जिस क्षेत्र में जाएं, आप जो भी विकास आज दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल का है। इन्होंने तो अपने शासनकाल में एक नया स्कूल भी नहीं खोला, प्राइमरी स्कूल। हमने उप स्वास्थ्य केंद्र खोले बड़े बड़े गांवों में,
हर गांव को 12 सड़कों से जोड़ा, संसाधन बढ़ाए गए, गांव को शहर जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गई। इसके लिए प्रयास शुरू हुए और आप देख रहे हैं कि गांव में रहने वाले हमारे ग्रामीण जनों का जीवन स्तर ऊपर हुआ है। तो इन 15 वर्षों में हमने विकास किया, लेकिन इन्होंने 50 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद, अभी आप देख लीजिए 50,000 करोड़ खर्च करने के बाद इन्होंने कुछ विकास नहीं किया। क्या किया इन्होंने? केवल प्रोपेगेंडा करते रहे, केवल ब्रांडिंग करते रहे और लोगों के अखबार के मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करते रहे, बड़े बड़े विज्ञापन देते रहे, लेकिन धरातल में कुछ काम नहीं हुआ है। ये बता देना कि कहीं पर इन्होंने अपने स्वीकृत करके कोई काम कराया हो, बड़ा काम, कोई बड़ी योजना स्वीकृत की हो, कोई विकास के कार्य पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने नहीं किए। प्रसिद्धा जी, अशोक बजाज जी वरिष्ठ नेता हैं, जिला पंचायत में रहे हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने जो कार्य किया उसकी परिणति ये रही कि 40 लाख परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, छत्तीसगढ़ की संस्कृति फिर से सजी संवरी और मुख्यमंत्री निवास जो रहा वो छत्तीसगढ़ की संस्कृतियों से और आम जनता के लिए खुला रहा। और रही बात कर्ज की, तो किसानों के माथे पे ना हो कर्ज, इसलिए भूपेश बघेल और कांग्रेस ने निभाया था फर्ज। स्वयं अपने केंद्र सरकार को देख लीजिए, 75 साल में जितनी भी सरकारें रही उन्होंने 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था। आज नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में 1,55,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। देखिए, विकास की अविरल धारा, रोड, नाली, बिजली, पानी को नहीं माना जा सकता जब तक कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगे। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने कार्य किया, कांग्रेस की सरकार ने किया, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हुआ। यद्यपि जनादेश हमारे खिलाफ आया है, लेकिन हम उसमें आत्मचिंतन कर रहे हैं। संगठनात्मक स्तर पर बैठकें चालू हो गई हैं और आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, कल और जिला स्तर के पदाधिकारी बैठेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में आज मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, राजगीत जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने शपथ लिया उस दिन राजगीत का गायन नहीं हुआ था। आज कम से कम हमें सुखद अनुभव हुआ कि राजभवन में जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ तो राजगीत से कांग्रेस की बैठकें चल रही है, लेकिन एक सवाल है, जिस तरह के प्रयोग हम भारतीय जनता पार्टी में देख पा रहे हैं, एक नया नेतृत्व हमारे सामने आया, बदलाव होना भी जरूरी है और वो तस्वीरें हमें देखी कांग्रेस कब ऐसे प्रयोग करेगी? सदैव जी, कांग्रेस की सोच रही है कि युवाओं को मतदान का अधिकार कांग्रेस में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने दिया। राजीव युवा मितान के क्लब के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवाओं की सोच को छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसात किया। इस प्रकार की सोच कांग्रेस निरंतर युवाओं को लिए, महिलाओं के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए कांग्रेस कार्य करती रही। जब हम किसानों के लिए कर्ज लेते हैं तो आज इनका कहना, भाजपाइयों का कहना कि कर्ज में डुबो दिया गया है, घोर आपत्तिजनक है। और मैं बताना चाहूंगा, इनके द्वारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, प्राथमिकता होनी थी। और 18 लाख पीएम आवास की बात करते हैं, 18 लाख पीएम आवास 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ में 18,75,585 परिवार इसके पात्र हैं। उसमें इनके 3 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 2 लाख मकान बना पाए थे। 25 जून 2015 को ये योजना प्रारंभ हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 8 लाख मकानें पूर्ण हो गई। 7,99,000 से अधिक मकानों का राशि इन्होंने वापस ले लिया छत्तीसगढ़। उसके बाद और जब ये आंदोलन करते थे कांग्रेस सरकार के खिलाफ में तो 16 लाख की बात करते थे, और जब 8 लाख मकान पूर्ण हो चुके हैं, रिकॉर्ड में है, उसके बाद किस 18 लाख मकान की बात करते हैं? ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। चलिए ठीक है अनिरुद्ध जी, जिस तरह की चर्चा हो रही है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है, माना जा रहा है कि जल्दी विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो अब यही है कि जो संकल्प पत्र के वादे या मोदी की गारंटी की अगर बात की जाए तो वादे बड़े हैं, समय कम यहाँ पर नजर आ रहा है चुनाव को देखते हुए आगे। निश्चित रूप से प्रीशिता जी, वादों की तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इस विधानसभा चुनाव में होड़ मची हुई थी। इस तरह की होड़ की जो है मातारी वंदन पे 12,000 रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी ने देने की बात की, तो ऐन दिवाली के दिन में कांग्रेस ने 15,000 रुपए देने की बात की।
और कांग्रेस में के निश्चित रूप से कई बड़े वादे थे। क्या नहीं देने को तैयार थी कांग्रेस? सब कुछ देने को तैयार थी। किसानों की कर्ज माफी की घोषणा हो चुकी थी, समर्थन मूल्य बढ़ा दिया था, बिजली बिल हाफ का वादा था, और नारी जो है, नारी शक्ति को जो है 15,000 रुपये साल देने का वादा था, और भी बहुत सारे ऐसे थे। लेकिन फिर भी जो है इतने वादों को भी जो है जनता ने पता नहीं क्यों स्वीकार नहीं किया। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो निश्चित रूप से जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। माना जा रहा है कि अभी जो है 89,000 करोड़ रुपए के आसपास का छत्तीसगढ़ पे कर्ज का भार है, और ये कम होगा इसकी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती अभी, क्योंकि इनको जो किसानों का बकाया बोनस जो है वो देने वाली बात है, कि प्रधानमंत्री आवास के जो बहुत बड़ा बीजेपी का वादा है वो इन्हें करना ही करना है। फिर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, ये सब जो है बहुत सारे ऐसे मुद्दे बिल्कुल। अभी तो समय की कमी है अनिरुद्ध जी, ये सब तमाम जो वादे हैं अब पूरे करने पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को संकल्प पत्र में शामिल के। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साय के नवरत्न हमारे सामने हैं। अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही विभागों का बंटवारा हो जाएगा, और विपक्ष जिस तरह के आरोप लगा रहा था कि संकल्प पत्र के जो वादे हैं और मोदी की जो गारंटी है वो पूरी नहीं होंगी, सब हवा हवाई है, वो धरातल पे उतारने का अब समय आ गया है। अब ये देखना होगा कि कब तक ये धरातल पर हमें नजर आ रहे और इसका फायदा लोगों को कब तक मिलता है जिन्होंने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।